नमस्ते बच्चों, 9वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग शायद कोविड-19 में घर में रहते हुए बोर हो चुके होंगे और आपका सांस भी कुछ अटक गया किसी काम पर। इसी बहाने एक कसरत कर लेते हैं जो हम योगा में करते हैं, वो खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों से ये दोनों उंगलियां निकाल कर रखिए। पहला अंगूठा में राइट साइड की नाक को बंद करो और लेफ्ट साइड की नाक से हवा लेने की शुरुआत करो। माइंड में ऐसा 1 से 10 तक गिनो। अब हवा को वहीं पे पकड़ो और दूसरी नाक से ऐसे उंगलियां छोड़ते हुए 20 तक गिनते हुए हवा को बाहर छोड़ो। जितना आप अंदर इस नाक से लोगे उतनी दुगनी हवा इस तरफ की नाक से छोड़नी है और 5 सेकंड के लिए दोनों तरफ की नाक को बंद करते हुए हवा को नाक में ही बंद करके रखना है। तो शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 के जो हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ पढ़ते हैं। पहले अब जानते हैं इस पाठ्य के कवि के बारे में, लेखक के बारे में। इस पाठ्य का लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई। उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। वहां से इन्होंने अंग्रेजी में MA किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए। प्राध्यापन काल में ही उन्होंने PhD की उपाधि अर्जित की। लेखक के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को नए निकष पर परखा। रामविलास शर्मा को कई प्रमुख कृतियां हैं। भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना और अनेक। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी व्यास सम्मान इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान कर दी। कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उद्धरणों से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओत-प्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महत्व, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांवों और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक एक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में ना उड़ा सकेगा। चलिए अब शुरू करते हैं धूल का पाठ। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी
कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्तियों में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। यहाँ पे एक बच्चे की जिक्र किया गया है जो मिट्टी में खेलता है, तब उसके हाथ पैर मुंह उस पे धूल लगती है तो भी वो खूबसूरत लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली के तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। गोधूली का मतलब ये है जब शाम को गोमाता अपनी घर पे वापस लौटती है अपनी यजमान की घर पे, तो उनकी पैर उठाते हुए जब धूल निकलती है उसे गोधूली कहा जाता है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंगले पर जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धुरी ऐसे लरिकान की। यानी कि जो नन्हे बालक के धूल में पड़ी हुई बालक को उठाता है वही धन्य है। उस धूल की खुशबू ही कुछ अलग है और प्यार ही कुछ अलग है। उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया। फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। अंत में ऐसे लारिकान कहकर उस भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया, वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। इसका मतलब ये है बच्चों, जब हीरो पर धूल पड़े तो उसको चमकाना, उसको लश्कारना अब लोगों को अच्छा लगता है, पर जो बच्चे धूल में खेलते हुए उन्हें अच्छा नहीं लगता। और हम समझते हैं कि धूल में अगर बच्चे खेलेंगे तो उन्हें इन्फेक्शंस हो जाएगा, कुछ बीमारियां फैल जाएगी। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं अपकाही ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है? रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाते आते हैं। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती है, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद्व चारों खाने चित लेटकर अपने को विश्वास विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। तो बच्चों, इस पंक्तियां में हम देखते हैं कि एक बच्चा अगर मैले धूल में खेल जाता है तो ऐसी नौबत आती है कि अखाड़े की मिट्टी में जो खेलता है उसी तरह वो बच्चे को भी देखते हैं। अगर बचपन से ही गांव में मिट्टी में खेला हुआ एक लड़का जवान होकर अखाड़े की मिट्टी में अगर खेलना चाहे तो उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है।
परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। इसका मतलब है जीवन मिट्टी से आया है और जीवन अंत भी मिट्टी से ही होती है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान मानते हैं वे सब मिट्टी के ही उपज है, यानी कि जो फूल हम उगाते हैं जमीन पर वो तो मिट्टी का हमारे लिए वरदान है। रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। मिट्टी में हवा लगे तो धूल जब निकलता है उसकी खुशबू तो बहुत अच्छा लगता है। जब बारिश होने वाली होती है तब तो मिट्टी का सुगंध ही कुछ अलग है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है, अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के लिए निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाले गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुख पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। तो यहाँ पे धूल के बारे में ऐसे बताते हैं कवि लेखक जी, अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूल सोने की मिट्टी की तरह दिखाई देती है, यानी कि जो किरण निकलते हैं सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय, उनके पीछे से जब हवा निकलता है या कोई किरण वहां से आता है तो हमें सोने की धूल की तरह निकलता है, वो भी धूल ही है। लोग गाड़ी में जब निकलते हैं कोई मेले पर, तब जब नक्षत्र पथ की भांति। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पर मैं गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहा। यह कविता की विडंबना थी और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़े के पग संचलन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूली है। नीच को धूरी सम्मान वेद वाक्य नहीं है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसस ने प्रवास से लौटने पर इयाका की धूली छूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है? यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। धूल, धूली, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। धूल जीवन का एक यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है और धुरी लोक संस्कृति का नवीन आगरण है। इन सबका रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है। जैसे होता है ब्रश, आपके कुछ रंग लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, लाइक इस तरह के। लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है।
हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हम कांच को प्यार करते हैं। धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। यहाँ पे धूल और हीरे का जिक्र इसलिए किया गया है, एक व्यक्ति कैसा भी हो वो उसका उज्जवल भविष्य होता है। जो आज राजा है एक बार महाराजा भी बन सकता है, जो सेवक है वो राजा बन सकता है, या कहीं राजा हो तो वो भी सेवक बन सकता है। अगर धूल से हम प्यार करेंगे तो इस धूल में छुपी कई साधना या कई मर्म हम समझ सकते हैं। लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही दन छोट ना टूटे, हीरा वही घन छोट ना टूटे, यानी कि आसानी से जो ना टूटे उसे हम हीरा कहते हैं। यहाँ टूटने का मतलब ये होता है कि हमारा दिल हम खुद ना तोड़े और किसी पर हम विचलित ना होए। वे उलट कर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। यानी कि अगर नीचे गिरते ही अगर टूट गया तो वो गिलास होता है, पर हीरा नहीं टूटता, उसे काटना पड़ता है। इतना सख्त होता है हीरा। इसी तरह हमें भी जिंदगी में सख्त होने की आवश्यकता है। चलो बच्चों, अब हम जानते हैं हिंदी भाषा के बारे में। भाषा वो है जो हमारी सोच को शब्द रूप देता है, जो दो तरह से प्रकट की जा सकती है। एक है मौखिक रूप से यानी कि बोलने से, और दूसरा है लिपि यानी कि लिखने से। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे कर्नाटका में कन्नड़ा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और नॉर्थ इंडिया में सभी के सभी जो कुछ भी है वहाँ पे हर तरफ के लोग पाए जाते हैं, जहाँ पे हिंदी बहुत मुख्य भाषा है। सभी भाषाओं को हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को एक शब्द में कहा जाए तो वो व्याकरण कहलाता है। वो है व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या सीखते हैं हम, आइए देखते हैं क्या कुछ भी है और क्या क्या बाकी है हमारे ज़िंदगी में व्याकरणों से सीखना, और इन नियमों का पालन कैसे करें। पहले हम देखते हैं क्या क्या आता है व्याकरण में। पहली है वर्णमाला, जिसमें हमें स्वर और व्यंजन सीखने को मिलते हैं, वह जहाँ पे हम अक्षर भी पढ़ते हैं और उनका शब्द भी बनाते हैं। उसके बाद है 12 कड़ी, यानी कि शब्दों की स्वरों की मात्राओं को लगाकर व्यंजन के साथ जोड़कर हम जो लिखते हैं वो 12 कड़ी कहलाती है। और 12 कड़ी हम जब लिखते हैं तो उसमें अलग अलग स्वर की मात्राएं होती है। विकारी शब्द, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि। उसके बाद आता है संयुक्ताक्षर, जहाँ पे दो तरफ की संयुक्ताक्षर है सजाती, यानी कि एक ही तरफ का अक्षर दो बार जुड़ा जाए तो सजाती है। अगर अलग अलग अक्षर को हम जोड़कर बनाए एक अक्षर को, उसे हम विजातीय कहते हैं। अगली है संधि। संधि यानी कि अक्षरों का जोड़न या मेल करना, या शब्द में अक्षरों को अलग करना। अलग करने को हम विच्छेद कहते हैं, और जो अलग है उसे जोड़ने को हम मेल कहते हैं। किस तरफ से जोड़ दिया है, किस तरफ से विच्छेदन किया है, ये सब जब हम पढ़ते हैं उसे हम संधि का भेद कहते हैं। अगला आता है समास। संधि में तो हम अक्षर का विच्छेद कर दिया और अक्षरों को जोड़ दिया, बना दिया संधि। अब यहाँ पे है समास। समास यानी कि शब्दों का जोड़न या शब्दों का विच्छेद, जहाँ पे एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ होते हुए भी जब वो मिलते हैं तो एक शब्द बनते हैं और कुछ और ही अर्थ देता है।
विलोम शब्द, जब हम विपरीतार्थक शब्द को एक शब्द से दूसरे अक्षर को जोड़े या मेल करें तो उसमें अगर विपरीत अर्थ हो उन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि जब हम एक शब्द का एक ही अर्थ का अलग अलग शब्द बनाए, दो शब्द या 3 शब्द, ऐसे जब शब्द बनाते हैं तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वचन या लिंग, वचन यानी कि एक वस्तु या अनेक वस्तु जब हम देखते हैं, एक है या 2 है या 3 है या ज़्यादा है, उसे हम वचन कहते हैं। एक वचन यानी कि एक वस्तु, एक आदमी, ऐसे। और बहुवचन होता है अनेक वस्तु, अनेक आदमियाँ, अनेक जगह, जैसे अनेक। और फिर आता है लिंग। लिंग में 3 भेद होते हैं, एक है स्त्रीलिंग, एक है पुल्लिंग और तीसरा है द्रव्य का लिंग। और आगे जाते हुए हम पढ़ते हैं मुहावरे। मुहावरे को इंग्लिश में इडियम्स भी कहा जाता है। जब हम मुहावरे के बारे में सोचते हैं तो शब्द यानी कि उसकी पंक्ति कुछ अलग बोल रही होती है और उसका अर्थ कुछ अलग होता है। और लोकोक्ति, ये लोकोक्ति अपने आप में कुछ अर्थ दिखाता है, इसे हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स भी कहते हैं। और अगली है अनुरूपता। अनुरूपता वो है जो हम 2 शब्द के संबंध को देखकर तीसरी शब्द का उसी तरह के संबंध वाली शब्द को ढूंढकर उसके साथ लिखे, इसे हम अनुरूपता कहते हैं। एकल शब्द। एकल शब्द का मतलब है एक पंक्ति को एक शब्द में बोलना। तो शाला में आपको पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, एक शब्द में बोलना चाहिए तो टीचर जी या अध्यापक या अध्यापिका बोलते हैं। उसी तरह जो हमें अस्पताल में हमारा देखभाल करके हमारे लिए दवा लिखते हैं उन्हें हम डॉक्टर बोलते हैं। और हमारी शुश्रूषा जो करती है अस्पताल में, जब इस तरह की पंक्तियाँ दी जाए तो शुश्रूषा करने वाली होती है नर्स। अगला आता है पत्र लेखन, जहाँ पे हम व्यावसायिक और अपना पर्सनल भी लिखते हैं। अगला है निबंध और अनुच्छेद। निबंध यानी कि कोई विषय दिया गया हो उसके बारे में प्रस्तावना और जो भी पॉइंट्स दिए गए हो यानी कि बिंदुएं, उसके व्यवहार, उसके आधार पर आप जब उसका पूरा विवरण करेंगे उसे हम निबंध कहते हैं। और अनुच्छेद यानी कि इंग्लिश में जैसे कहा जाता है शॉर्ट नोट्स, एक टॉपिक या एक विषय दिया गया है उसके बारे में संक्षिप्त में छोटा सा विवरण जब हम देते हैं उसे अनुच्छेद कहते हैं। और कुछ आदि भी सीखते हैं हम व्याकरण में, उसे हम अगले क्लास में सीखेंगे। चलो अब हम करते हैं कुछ कसरत अपने हाथों से। हाथों की उंगलियों को खोलो, एक एक करके छोटी उंगली से अंदर की तरफ मोड़ लो। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। तो फिर से एक बात करते हैं, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। और एक उंगली का ही कसरत है या व्यायाम जो अपने उंगलियों को हल्का सा रखता है। तो करते हैं पहले से 1 जोर से दबाओ, 2 जोर से दबाओ, 3 जोर से दबाओ और 4। और हम अब छोटी उंगली से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। फिर से एक बार, 1 2 3 4। तो हो गया 2 एक्सरसाइज, एक था 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1। और दूसरी थी 1 2 3 4 4 3 2 1। तो हो गई अपना काम। अब चलेंगे हम अपनी रिकैप की ओर कि हमने क्या क्या पढ़ा आज, और उसके बाद में हम लिखेंगे असाइनमेंट जो अब जल्दी से किताब में लिखकर जब भी आप आएंगे तब हमें
सबमिट करेंगे।